हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शोभित पांडे और स्वागत है आप सभी का कैरियर मेकर एकेडमी में। और कैरियर मेकर एकेडमी ने अभी अभी 11th के बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपको अलग से प्लेलिस्ट सेंड कर दी जाएगी। जो भी बच्चे 11th में इंटरेस्टेड हो वो अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन पूरा सिलेबस चलेगा यूट्यूब पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक अपन का था गॉस लॉ, और आज अपन इंट्रोड्यूस करेंगे गॉस लॉ क्या काम में आता है। कोई भी चीज पढ़ना बहुत आसान है, बट उसका यूज, उसका एप्लीकेशन वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है, और इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको 4 नंबर राजस्थान बोर्ड में सीधे सीधे देके जाएंगे। तो आज इस काली अंधेरी रात में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं कि गॉस लॉ क्या करने वाला है, आवश्यकता क्यों पड़ी इस खास चीज की। तो सबसे पहले आपको कुछ बात करते हैं। देखिए, अगर एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज हिंदी में बोलते हैं बिंदु आवेश, वो पिक्चर वाली बिंदु नहीं, बिंदु डॉट, पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज कहीं पर रखा हुआ है तो उसके आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी kq/r², और इसको निकालने के लिए अपन को कूलम्ब्स लॉ का यूज करना पड़ा था। ये बात अपन जानते हैं। So with the help of Coulomb's law, we can identify or we can find the electric field intensity of point charge. अच्छा, पॉइंट चार्ज नहीं हो सर, दो चार्ज हो, जैसे कि डाइपोल हो, ठीक है ना, डाइपोल। तो क्या डाइपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कूलम्ब्स लॉ से निकल सकती है क्या? बिल्कुल निकल सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर 3 चार्जेस हो तो निकल सकती है क्या? सुपरपोजिशन लगा दो, निकल जाएगी। तो निकल तो रही है सर, हाँ, बट अगर कहीं पर चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मतलब फैला दूं, बिखेर दूं, कहां पर बिखेरेंगे भाई साहब? किसी वायर के ऊपर, किसी तार पे चार्ज डाला, तार कंडक्टर होता है, जैसे ही आपने तार पे चार्ज डाला, पूरे वायर पे चार्ज यूनिफॉर्मली बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किसी मेटल की बॉल पर, मेटल की छोटी हो बड़ी हो कैसी भी बॉल हो, किसी क्यूबॉइड पर, किसी सिलेंडर पर, किसी कोन पर, किसी स्फेयर पर, किसी 2D और 3D बॉडी पर जब मैं किसी चार्ज को डालता हूं तो चार्ज यूनिफॉर्मली बिखर जाता है। अब उसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना चाहूं, मान लीजिए एक वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, तो इस पर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है Q। अब इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, तो कूलम्ब ने तो हाथ खड़े कर दिए। देखो भाई साहब, अपने बस का नहीं है इतना डिटेल में जाना, ये तो कोई बहुत बड़ा इंसान ही कर पाएगा, ठीक है। कूलम्ब ने पहले ही बता दिया, मतलब कूलम्ब लॉ का यूज करके अपन एक काम कर सकते हैं, सॉरी गॉस लॉ का यूज करके अपन एक काम कर सकते हैं। कूलम्ब ने तो सरेंडर कर दिया था। अगर किसी स्फीयर, दिस इज नॉट सर्कल, दिस इज स्फीयर, स्फीयर पर मैं पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो क्या होगा? ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नेगेटिव, बट डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, तुम्हें पता है, ठीक है। अगर मेरे को इस वायर की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इस स्फीयर की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, किसी प्लेट की वजह से, किसी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो कूलम्ब्स लॉ का यूज करके नहीं कर सकते। Coulomb's law are only for static and point charges, not for distributed charges. बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो क्या होगा, आज वही सब पढ़ने वाले हैं। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो अपन गॉस लॉ का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पॉइंट चार्ज की, डाइपोल की, वैसे निकालनी है अपन को। स्टैटिक चार्जेस हो, पॉइंट चार्जेस हो, एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो, then we have to use Coulomb's law. But when the charge is distributed over a surface 2D or 3D, then we cannot use Coulomb's law. Then we have to introduce Gauss law. So with the help of Gauss law, we can identify the electric field intensity for a uniformly distributed charge. तो सवाल आता है कि ये जो टर्म आपने अभी अभी बोल दी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ये क्या है? तो देखो, मैं चार्ज को 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। मैं किसी वायर पे, बहुत पतला वायर हो, लीनियर वायर, क्या लीनियर वायर, छोटा सा वायर, मगर वो लीनियर है, मतलब सिर्फ उसके अंदर लेंथ है, उस वायर के अंदर कोई विड्थ नहीं है, मतलब ना के बराबर है एज कंपेयर टू लेंथ, कोई हाइट नहीं है, मतलब सिर्फ 3 डायमेंशन में से एक ही डायमेंशन है एक्स,
या वाई या जेड जो भी है, पर एक ही डायमेंशन है, तो उस पतले से वायर पर अगर मैं चार्ज को डाल दूं तो पूरा चार्ज उसकी लेंथ पर फैल जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं कोई बॉल लेकर आता हूं, बॉल ले ही आता हूं, ठीक है, अगर मैं इस बॉल पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को डालता हूं तो पूरे सरफेस पर, और बड़ा सरफेस एरिया, सरफेस वॉल्यूम थोड़ा होता है, सरफेस एरिया पर बिखर जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, है ना। तो तब मैं यूज कर सकता हूं सरफेस डेंसिटी। और अगर मैं किसी क्यूबॉइड पर या सॉलिड बॉल पर मैं चार्ज को डाल दूं, देन वी हैव टू यूज वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी तरीके से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो 3 तरीके से है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डज इट मीन्स? जैसे मान लो ये वायर है, अब इस वायर की लेंथ तो हमको दिख रही है, लंबा सा वायर है, इस वायर पे अगर क्यू चार्ज हो तो पूरे वायर पे क्यू चार्ज फैल जाएगा। तो अपन ये कहते हैं कि इस वायर की लेंथ है L और चार्ज है Q, तो Q चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये इसकी डेंसिटी हुई। 11th क्लास थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको कहा था कि जब आप 10th से 11th में आए थे, या जो बच्चे नहीं आए नए हैं वो सुन लें कि डेंसिटी आप लोग 10th तक पढ़ते आते थे मास अपॉन वॉल्यूम। ये पूरा सच नहीं है, डेंसिटी सिर्फ मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होती। अब जैसे इस वायर को ही ले लो, इस वायर का वॉल्यूम नहीं है, इसका एरिया भी नहीं, इसकी सिर्फ लेंथ है। इसका एरिया इसके लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसके लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एरिया भी नहीं है, तो क्या इसकी लेंथ है। अब चार्ज इसकी लेंथ पर फैला हुआ है, तो इमेजिन करके बताओ कि क्या इसका मैं डेंसिटी निकालूं कि नहीं निकालूं? निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। तो क्या मास अपॉन वॉल्यूम लूं? वॉल्यूम तो है ही नहीं, क्या लूंगा? मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी निकालूंगा, दिस इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, तो मैं लिखूंगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक वायर ले लिया मैंने, वायर जो मेरे हाथ में था कोई मैंने बना दिया, इस वायर पे क्यू चार्ज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरी लेंथ L पे, तो इसकी डेंसिटी हो गई, चार्ज डेंसिटी हो गई लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L। अच्छा, अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, छोटे टुकड़े कर दूं, तो हर छोटा चार्ज dq छोटी सी लेंथ dl पर कॉन्सेंट्रेटेड है। भाई हर छोटा, इसलिए तो कहते हैं ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, हर छोटी लेंथ पर हर छोटा चार्ज मौजूद है, और उतने ही वैल्यू ऑफ चार्ज हर छोटी छोटी लेंथ पर मौजूद है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा और कहीं कम। इसीलिए क्या ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी? हर जगह बराबर चार्ज बराबर लेंथ, बराबर चार्ज, यहां पर जितना चार्ज इतनी लेंथ पे, यहां पर भी उतनी ही लेंथ पे उतना चार्ज, यहां पर भी उतनी लेंथ पे उतना चार्ज, यहां पर भी उतनी लेंथ पे उतना चार्ज। तो क्या ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है? यस सर। इसलिए अपन बोल सकते हैं लैम्डा इज ऑलवेज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसको मैं यूनिफॉर्म लिख देता हूं यहां पर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो समझ में आया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अब इमेजिन करके बताओ, जैसे वायर है, जैसे क्या ये तो है ही वायर, जैसे ये वायर, जैसे ये वायर है, इस वायर पे इतनी जगह में कितना चार्ज है? चार्ज Q कितना है? तो मैं बोलूंगा कि लैम्डा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L से चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू L निकल जाएगा। बोलो हाँ, है ना। ये वैल्यू क्या बता रही है आपको? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ, तो टोटल चार्ज आया नहीं है। इसकी यूनिट कूलम पर मीटर, और एमएलटी पूछी जाती है इसकी, तो आप निकाल सकते हो कूलम की A1 T1 और इसकी L1। तो L1 नीचे से जाएगा ऊपर, तो इसका हो जाएगा L-1 L1 T1, ठीक है। होप तो समझ में आ रहा होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी वायर पे अगर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो कितनी कितनी जगह पे कितना कितना चार्ज होता है।
इसको आप कई जगह ऐसे भी देखोगे कि डी क्यू चार्ज डी क्यू लेंथ, तो यहाँ पे डी क्यू चार्ज डी एल लेंथ, एक ही बात है। पूरा लेना है पूरा ले लो, आधा थोड़ा बहुत लेना है तो थोड़ा बहुत चार्ज लो, ठीक है। फालतू की चीज मिटा देते हैं। ये आपके समझ में आया होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब मैं सेकंड पॉइंट को फोकस करता हूं। लीनियर के बाद आता है एरियल या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें अपन 2D ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, ये 1D ऑब्जेक्ट्स है, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन काम कर रहा था। अब ये आता है 2 डायमेंशनल का। 2 डायमेंशन में अपन बात करेंगे एरिया की, जैसे कि किसी भी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, इसके ऊपर चार्ज है। तो अपन क्या कहेंगे कि साहब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज, वो पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सिंपल हो जाता है सिग्मा, ठीक है ना क्लास। सिंपल सिंपल सा कार्यक्रम है, यहां पर भी आप दोनों ही फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है ना, जिस हिसाब से कन्वीनियंट लगे क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसा नहीं हर जगह एक जैसा। टोटल चार्ज क्यू, एरिया ए, इसका यूनिट बताओ, चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, L -2 A1 T1। अब अगर किसी बॉल पर, इस बॉल पे मैं चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, हो गया ये लो, हो गया चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हर जगह बराबर 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 बराबर, तो मैं कहता हूं कि इस स्पेस पर कितना चार्ज है। तो अगर डेंसिटी पता हो तो निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, क्योंकि आप थोड़ा फील लो डेंसिटी होता क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतना चार्ज है। यह अपन क्या निकाल रहे हैं, जैसे कि मान के चलो कि 5 मीटर स्क्वायर में 2 कूलम का चार्ज है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो 2/5 कूलम, ऐसे तो करते थे। तो अगर मेरे को ये मिल जाए कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, कल को मुझसे कोई पूछे कि भैया 10 मीटर क्यूब में, मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो मैं 2/5 इंटू 10 कर दूंगा, तब 4 कूलम का चार्ज होगा। तो कैसे निकाला समझ में आया, दिस इज एरिया 10 और व्हाट इज इट, ये था अपन का डेंसिटी सिग्मा 2/5, समझ में आया। तो अगर कभी आप फील लो उस चीज से कि डेंसिटी क्या है, कैसे इधर समझो कि डेंसिटी क्या है, लैम्डा क्या है, डेंसिटी है, मतलब 1 मीटर में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो 2 मीटर में कितना चार्ज होगा, तो 2Q हो जाएगा। तो ये 2 क्या है, इसका मल्टीप्लाई क्यों किया, ये लेंथ होगी ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डेंसिटी से उस वैल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो आपको चाहिए थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर डेंसिटी यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है वो सिग्मा है। कल वो अपन से पूछ सकता है कि सर इतनी जगह में कितना चार्ज है, तो अपन उस जगह को, उस एरिया को इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहां गया, तो Q निकल जाएगा सिग्मा इंटू ए। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अपन से वो एरिया पूछेगा तो उतने एरिया का और उस डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डेंसिटी तो अपन को पर मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है वो बता रही है। अब तीसरा सेक्शन चलता है, बिल्कुल सिमिलर चलेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन रो कहते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं, इसको लैम्डा कहते हैं, ठीक है। ये 3D के लिए हो गया, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब और फिल्ड सिलेंडर, कोन वोन जो भी तुम जानते हो यार, ठीक है। इसमें इसको अपन लिखते हैं रो, इसमें हो जाएगा dq अपॉन dv, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। ये वॉल्यूम के लिए कि पूरा चार्ज जो है q वो पूरे वॉल्यूम v में बिखरा हुआ है, तो ये उसकी डेंसिटी। अब समझ ही गए होंगे आप कि अगर मैं पर्टिकुलर चार्ज की बात करूंगा तो रो इंटू वी आ जाएगा, या d की फॉर्म में आ सकता है dq dv। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस पूरे को उतार लो जब तक मैं कुछ खा पी के आया, ठीक है। खाना खाया, हवा खाया है, पानी पिया है, चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को समझते हैं। देखिए अपने राजस्थान बोर्ड में 5 एप्लीकेशन है और सीबीएसई में 4 एप्लीकेशन है। मगर सभी बच्चों को मैं कहूंगा कि आप सारी की सारी एप्लीकेशन करें क्योंकि कंपटीशन में काम में आने वाली है आपके। ठीक है, चलो अब अपन सबसे पहले देखो बहुत सिंपल सा आपको मैंने बताया गॉस लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज की पोजीशन क्लोज सरफेस में सबसे इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड करता है चार्ज पर और मीडियम पे। गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है phi इक्वल्स टू समेशन q इनसाइड जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अगर यहां पर कोई मीडियम है तो ये एप्सिलॉन रह जाता है और एप्सिलॉन को अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। आपको पता है यहाँ पर एप्सिलॉन आर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होती है, जो भी मीडियम में काला पीला हो रहा है। ठीक है बस, बहुत अच्छी बात। तो ये गॉस एंड मेर्कन लॉ था। अपन इसे फटाफट आगे बढ़ते। देखो 5 एप्लीकेशंस में क्या क्या है। सबसे पहले लीनियर वायर पर चार्ज डाल दिया जाएगा। इस प्रकार के वायर पे चार्ज डाल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि साहब पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए, जो कि गॉस लॉ से ही बताई जा सकती थी और किसी लॉ से वो पॉसिबल नहीं था। दूसरा लीनियर वायर पे चार्ज हो गया। दूसरा हो गया स्फीयर पे, कंडक्टिंग स्फीयर, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज था। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है उसके आउटसाइड, उसके सरफेस पे और इनसाइड। ये देखा जाए तो मैं तुम्हें कहीं ना कहीं करवा चुका हूं, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में मैंने बताया था। कंडक्टिंग स्फीयर है, चारों तरफ बराबर चार्ज है, अंदर की तरफ मामला 0, वही भरता है। तीसरी एप्लीकेशन आती है नॉन कंडक्टिंग। ये सीबीएसई में नहीं है डायरेक्टली, ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है भाई ये भी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालनी है, वही आउटसाइड, वही सरफेस पे और वही इनसाइड। ठीक है, फिर आता है यूनिफॉर्मली चार्ज शीट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, डिस्टेंस आर पे। और फिर आता है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी डिस्टेंस आर पे। ये दोनों अपन हल करने वाले हैं क्योंकि इसलिए थोड़ा सा मेरे को आपको अलग कंसेप्ट बताने पड़ेंगे। ये अपन आज करने वाले हैं, तो 2 पार्ट में अपन का कार्यक्रम चलेगा। अच्छा, इसमें और इसमें अंतर क्या होता है। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, मैंने इस पे चार्ज डाला तो चार्ज सिर्फ सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता। क्लियर। बट अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, जैसे रुई, रबर, जैसे ये प्लास्टिक, ये वाली प्लास्टिक है, तो इसमें आप चार्ज जैसे डालोगे वैसे रह जाएगा, जहां पे डालोगे वहां पे रह जाएगा, सरफेस पे नहीं आएगा। एक लकड़ी से बिजली का तार पकड़ना, कभी लकड़ी से बिजली का तार पकड़ना, तो जहां पे वो तार क्या, वायर में क्या चार्ज, तो चार्ज फ्लो होने के लिए जैसे ही उस लकड़ी पे आएगा तो उस एंड पे स्टक हो जाएगा, फ्लो नहीं होगा। ये तो खासियत है नॉन कंडक्टर्स की या अपन के इंसुलेटर्स की। तो लकड़ी एक इंसुलेटर, उसमें चार्ज फ्लो नहीं हुआ, जहां पे डाला वहीं रह गया। अब ये प्लास्टिक, अगर ये सॉलिड है, नॉन कंडक्टर है, इसमें मैं अंदर डालूंगा अंदर रह जाएगा, बाहर डालूंगा बाहर रह जाएगा। बट अगर कंडक्टर होगा, लोहे की रॉड से तुम तार को छूना, सब मजा आएगा तुम्हें, मतलब बाल परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएंगे तुम्हारे यहां, मतलब चार्ज तुरंत फ्लो हो जाता है और सरफेस पे आ जाता है। तो अगर कंडक्टर की बात करेंगे तो जो चार्ज है वो सरफेस पे होगा, नॉन कंडक्टर की बात करेंगे तो चार्ज अंदर और बाहर दोनों जगह होगा। तो ये कुछ चीजें आपको मेरे को बतानी है। तो अब आपने तीनों में से पहले वाले को सबसे पहले पकड़ते हैं और इसकी लाइन हाजिर करते हैं कि भैया ऐसा क्या है तेरे अंदर कि गॉस को तेरे इलेक्ट्रिक लॉ निकालना पड़ा है, कूलॉम लॉ से तुम माना नहीं। खैर इसकी भी कोई गलती नहीं है, ये भी गरीब है।
तो हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग है अपन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज infinitely long conducting wire at a distance r, at a distance r. कितनी बड़ी हेडिंग है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, हर जगह बराबर चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, अनंत लंबाई की है, कंडक्टिंग, ऐसा नहीं है कि लकड़ी कंडक्टिंग है, वायर और डिस्टेंस आर पे निकालनी है, ये आपन का हेडिंग। अब मैं कंसीडर करता हूं वायर, इनफाइनाइट, सीधा बनाना भाई, हाँ, इस पूरे पर बराबर 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 चार्ज है, दोनों साइड होगा, क्योंकि कंडक्टर है तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। टोटल जो चार्ज था वो था Q, मतलब ये जो पूरा चार्ज है पूरे इनफाइनाइट वायर पे, ये मान लो यार अभी इनफाइनाइट तो नहीं है, तो मैं दिख रहा होगा, मगर किसी बहुत छोटी सी चीज के लिए इनफाइनाइट है ना, तो मान लो कोई एक ऐसा इनफाइनाइट और ऊपर नीचे पूरा लंबा जा रहा होगा ये वायर, तो पूरे का चार्ज कितना है Q, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहां पर चार्ज Q है, पूरे पर चार्ज Q, मगर वो चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, और इस वायर के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्बडा है, ये गिवन है, ये गिवन होगी, क्योंकि आपन को जानना बहुत जरूरी है कि चार्ज हर जगह बराबर बराबर है कि नहीं, तो डेंसिटी लैम्बडा गिवन है। अब समझ जाओ, डेंसिटी लैम्बडा गिवन है मतलब यहाँ पर dq चार्ज, यहाँ पे dq चार्ज, यहाँ पे dq चार्ज, यहाँ पे dq चार्ज, यहाँ पे dq चार्ज, हर जगह बराबर 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड हियर वी हैव टू प्लेस अ पॉइंट P which is at the distance r from the wire, and this is the point where we have to find our electric field intensity. देखो कितना मासूम था बॉस, उसने फ्लक्स को इंट्रोड्यूस किया और एप्लीकेशन काम आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में, वो बेचारा फ्लक्स का फॉर्मूला दे गया तुम्हें, पर यूज होगा इसमें, है ना। मेरे को भी ऐसे ही लगा था पहली बार कि यार पढ़ा मैंने क्या कि गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या था, phi equals to dq upon phi equals to q upon epsilon naught, तो मेरे दिमाग में चला था कि फ्लक्स निकालने काम में आता होगा, एप्लीकेशन पढ़ी तो दिमाग काम में नहीं आ रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने काम में आ रहा है, फिर पता पड़ा कि साहब गॉस लॉ से संभव ही नहीं था, कूलाम लॉ से, तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, तो फिर अभी देखो बीच में ट्विस्ट आएगा इसमें। तो अब सबसे पहली बात, सबसे भारी समस्या कि साहब इस वायर को एनक्लोज्ड करने के लिए हमारे पास कोई गॉसियन सरफेस होना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस वायर को आप किस सरफेस से एनक्लोज कर सकते हो, ट्रायंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, है ना, स्फेयर, बताओ, इमेजिनेशन, सारा गेम इमेजिनेशन का है। मैं इसको क्यूब से कर सकता हूं क्या, ठीक है। अच्छा वैसे इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सरफेस होता है, पर अपन जिस सरफेस को अज्यूम करें वो एक्यूरेट होना चाहिए, तो मैंने इमेजिन करा यार मैं क्या करूं, तो सब कुछ करने के बाद मेरे ये समझ में आया, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, आप लोगों को मैं बताऊंगा, इट कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, तो आप इसको करके देखना घर पे कि क्या किसी और सरफेस से आप इसको एनक्लोज कर सकते हो। स्फीयर, कितना बड़ा स्फीयर, कहां, क्यूब से कर सकते हैं। मैंने लिया एक सिलेंडर, ये डाला सिलेंडर, इस सिलेंडर से मैंने इसको एनक्लोज किया, और इस सिलेंडर में वो जो पॉइंट है वो इतने डिस्टेंस पे मैंने मान लिया, ठीक है। मान लो, देखो क्यों जरूरत पड़ी सिलेंडर लेने की वो भी सुन लो, फ्लक्स का यूज कर रहे हैं ना अपन, तो फ्लक्स तो जब बनेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया को क्रॉस करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होंगी, इधर बाहर ऐसे 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 परपेंडिकुलर, इधर भी जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी, ऐसे भी जा रही होंगी, हर चार्ज से इस तरीके से इस वायर के इधर 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 इधर
ऐसे ऐसे नहीं जा रही होगी, बाकी ऐसे ऐसे फैल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इमेजिन करके बताओ, इस वायर के इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो सिर्फ सिलेंडर ही है जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर कर लेगा। समझ में आ रहा है? हर पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इधर वाली को ये, इधर वाली को ये, इधर वाली को ये सब, तो सिलेंडर से जितनी भी इस पूरी लेंथ को, ये क्या हुआ, पता ही नहीं था मेरे को, इतनी लेंथ में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है उसको ये सिलेंडर का कर्व सरफेस कवर कर लेगा। कवर कर लेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस करेंगी, तो क्या जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। आई होप आप समझ में आ रहा होगा कि इस वायर से ऐसे और ऐसे, तो ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी नहीं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, परपेंडिकुलर निकलेगी ऐसे। अब कौन सा सरफेस लूं कि ये सारी कवर हो जाए, तो सारी कवर करने के लिए देखो मेरा हाथ कैसे घूम रहा है, सिलेंड्रिकल शेप में, ये लो साहब रख दिया। क्या अब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर 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 कवर हो रही होगी? यस सर, कवर हो रही है। तो वी हैव टू कंसीडर, इसको देखो कैसे कवर करेंगे, ये सारी कवर हो जाएंगी ना। अब फ्लक्स पढ़ सकते हैं। अब से पहले फ्लक्स जनरेट ही नहीं था, क्योंकि फ्लक्स होता है काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू इट एरिया। तो जब तक अपन ने वो क्रॉस ही नहीं करी किसी एरिया को, तो आएगा फ्लक्स। तो अब अपन को, ये तो था वायर, ये तो रहा अपन का वायर, ये रहा वो डिस्टेंस पी पॉइंट आर, तो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया आर, है ना। तो अब मेरे को क्या बनाना था, यहां से यहां तक का सिलेंडर बनाना था। ये बनाया हमने सिलेंडर भाई, ठीक है, ये सिलेंडर बना। अब सिलेंडर में तीन सरफेस होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ही कर्व सरफेस। इमेजिन करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वायर से तो ऐसे ऐसे निकल रही, ऊपर तो जा नहीं रही इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से ऐसे ऐसे निकलती है। तो क्या ये वाला सरफेस कभी क्रॉस करेगी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? नहीं है तो क्रॉस कहां से होगा, नहीं होगा। नीचे वाला नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व सरफेस को क्रॉस करेगी। समझ में आ रहा है? तो इधर बना दिया हमने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अति बहुत बढ़िया। इस सिलेंडर अंगल की लेंथ है एल, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब सिलेंडर थ्री सरफेसेस, पहला सरफेस टॉप, दूसरा बॉटम और तीसरा कर्व सरफेस। सिर्फ यही अपन का फ्लक्स क्रिएट करेगा, बाकी के दोनों नहीं करेगा। तो एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं अपन, दिस इज कंसीडर्ड एज डीएस, कर्व सरफेस एरिया। अब बताओ, इसका ओपन सरफेस है, क्लोज है जैसे मानना, मान लो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऊपर, इस सरफेस का यहां पर एरिया निकालूंगा तो ऐसे ऐसे, यहां पे निकालूंगा तो हर पॉइंट पर एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा उस पॉइंट से। समझ पा रहे? तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर जगह पर एरिया का डायरेक्शन ले लिया। इसी तरीके से मैंने यहां पर सिलेंडर के ऊपर लिया डीएस, इसको DS1 बोल देता हूं, इसको DS2 बोल देता हूं, नीचे लूंगा उसको मैं DS3 बोल दूंगा। इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड है ना, और DS वेक्टर, इसका डायरेक्शन नीचे DS वेक्टर, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ऑफ कोर्स देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही थी, ऐसे 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 ऐसे, आया ना। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर में से इधर की साइड आ रही होगी,
इधर से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी, तो जिधर एरिया का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होगी इस वायर पे, इस कर्व सरफेस पे। वायर की वजह से कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएस का डायरेक्शन सेम होगा। तो यहां पे जो टोटल फ्लक्स होगा 5 है ना, टोटल वो E डॉट ds1 वेक्टर प्लस E डॉट ds2 वेक्टर प्लस E डॉट ds3 वेक्टर। अच्छा, E के आगे 1 या 2 नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि सर E तो हर जगह कांस्टेंट होगी, क्योंकि हर जगह चार्ज कांस्टेंट है। ये तो बहुत पहले डिस्कस हो चुका था। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह बराबर बराबर है, और डिस्टेंस कैसी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बराबर बराबर है। तो क्या हर चार्ज को अगर मैं पॉइंट चार्ज मानूं तो क्या सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी? यस, ठीक है। तो अच्छा, तो E क्या लिखा? अब सबके वेक्टर हटेंगे साहब, वेक्टर हटेंगे तो cos थीटा लगेगा। तो ds1 के लिए cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ds का ऊपर है, तो ये ds1 के लिए cos हो गया 90 प्लस E डॉट ds2 cos, ds2 इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और ds भी इधर, cos 0 प्लस E डॉट ds, ds इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर से एंगल कितना 90, समझ पा रहे हो? 90। तो ये दोनों पार्टियों ने तो हाथ खड़े कर दिए, भैया अपने बस का नहीं है, गॉस लो। 5 इक्वल्स टू बचा अपन का E डॉट ds2 cos 0 हो गया, ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ 5 इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन QI, QI का मतलब इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट ds2। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अब Q इनसाइड कितना है, तो इनसाइड मतलब देखो पूरे वायर पे चार्ज था Q, इस पूरे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पे चार्ज था Q। मेरा सवाल है कि जितनी जगह पे सिलेंडर है, इस सिलेंडर की लेंथ है L, तो इस L लेंथ में कितना चार्ज है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? पूरे वायर पे चार्ज Q है, तो L पे कितना होगा? यहां पे फिर वही डेंसिटी वाला कंसेप्ट है, लैम्डा इज इक्वल्स टू dq अपॉन dl या q अपॉन l। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल्स टू q अपॉन l। पूरे का लेंथ l, चार्ज कितना q, तो अपन के लिए पूरे वायर पे जो चार्ज था q, ठीक है, पूरे वायर पे चार्ज था q l लेंथ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो q अंदर, ये l लेंथ है, समझो बात को, इसको dq भी लिख सकते हो क्योंकि l लेंथ पर dq चार्ज होगा। तो मेरे को फिर वही बात कि यहाँ पर dq निकालना था। जो अंदर चार्ज है, इनसाइड चार्ज है, वो स्मॉल अमाउंट है कि पूरा अमाउंट है? स्मॉल अमाउंट है, तो उसको अपन dq रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना? यस सर, समझ में आ रहा है क्या? पूरे वायर पे चार्ज क्यों था ना भाई, तो जो अंदर अंदर चार्ज है, इतने जगह पे जो चार्ज है, यहां से लेकर यहां तक का जो चार्ज है, क्या वो स्मॉल अमाउंट का चार्ज है? यस सर। तो क्या मैं इतने चार्ज को dq लिख सकता हूं? यस सर। तभी तो समझ में आया ना कि पूरे वायर पे जो चार्ज था वो था q, तो dq चार्ज कितनी जगह पे था? l लेंथ पे था, तो q इनसाइड यानी कि dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू l। आया समझ? तो इस चीज को मैं यहां पे लिख सकता हूं, ठीक है, तो हमने लिख दिया q इनसाइड कितना हो जाएगा अपन का, लैम्डा l एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, e तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, कांस्टेंट और वेरिएबल 11th क्लास से बोलता रहा हूं, कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं तो कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं, आगे बाहर e बाहर आ गया,
इंटीग्रेट करना है सिर्फ ds। व्हाट इज ds? ds इज द स्मॉल एलिमेंट एरिया ऑफ दैट कर्व सरफेस। इस कर्व सरफेस का छोटा सा एरिया ले लिया था मैंने जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी, ये था ds। नाउ इसको इंटीग्रेट करूंगा तो पूरे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आना चाहिए। लिख देता हूं, कोई डर तो लिया अपन को, सही बोल रहा हूं सत्य के साथ। E इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? टोटल कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच। या 2 पाई आर एच की बजाय यहां पर अपन ने एल ले रखा है, ठीक है ना? तो लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट ई 2 पाई आर एल। इज दैट क्लियर? क्या एल से एल कट गया? यस सर। अपन को निकालना क्या था? ई। तो अपन यहाँ पे ई निकाल रहे हैं, ई निकल चुका है अपन का। ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये पी पॉइंट सरफेस पे लो यहाँ पर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये रेडियस है। ये अगर इसको आपको के की फॉर्म में लिखना हो, आर को इधर सरका दे, E इक्वल्स टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर ये 4 हो जाए नीचे, वैसे तो यही फॉर्मूला है आपका, है ना? यूनिट जरूर से लिखना है आप लोगों को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है? न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्म भी है, ऊपर लिखेंगे यार वेक्टर फॉर्म वगैरह, ठीक है? इसको समझ चुके हो आप लोग, ठीक है? अब बताओ कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वेक्टर फॉर्म लिखना है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन चाहिए, वो किस डायरेक्शन में है? आर के डायरेक्शन, रेडियस के डायरेक्शन में है। रेडियल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रेडियल ऐसे इधर से बाहर आ रही है, 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 तो रेडियस के डायरेक्शन में ना हर तरफ से। तो इसको आप इसको उतार लीजिए, पूरा हो गया आपका। मैं यहां पे लिख देता हूं वेक्टर फॉर्म। इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगा E वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर कैप। क्लियर? पूरा उतार लीजिए, पूरा हो गया आप लोगों का। कई किताबें के की फॉर्म में भी लिख देती हैं, तो वो भी बता, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? अब कई किताबें इसको के की फॉर्म में भी लिखती हैं, तो मैं आपको बता दूं के की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, अब नीचे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये इज इक्वल्स टू क्या हो गया? अपॉन आर। ये होता है के की फॉर्म में। कई किताबें लिख देती हैं, कई किताबें नहीं लिखती। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अभी इस पे चर्चा करनी बाकी है, खत्म तो हुआ है पर अभी इसका कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? तो वायर की वजह से बना तो एक छोटा सा वायर, आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के? यस सर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर कि अगर लैम्डा बढ़ेगा तो ई बढ़ेगी। लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी। मतलब अगर पर यूनिट लेंथ पे ज्यादा चार्ज डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा बनेगी। ये बात तो पता है ना यार, कि ज्यादा चार्ज तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसमें कोई नया नहीं है। चार्ज लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा। यहाँ पे पर यूनिट लेंथ पे चार्ज ज्यादा डालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जाहिर सी बात है डिस्टेंस ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। तो उम्मीद है ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। इसका R के दिन ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो वो इस तरीके से चला जाता है। अब सवाल ये है कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पर बेसिक क्वेश्चन हम भूल जाते हैं इसके करना। अब हुआ ये कि लगे रहे बच्चे मॉड्यूल के क्वेश्चन करने में,
और आपके स्टूडेंट एडवाइजर में से 2.11 वाला एग्जाम में 2020 के फिजिक्स के पेपर में अभी अभी 13वां क्वेश्चन बन के टपक गया। बहुत आसान था, और ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट अपन को पता नहीं था, 11 से पढ़ते आ रहे इस कंसेप्ट को। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन कर लेते हैं वाला, बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन है, ऐसा सब क्या न्यूमेरिकल की फॉर्म में। क्वेश्चन ये आया था, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द इनफाइनाइटली लाइन चार्ज इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। रोहित, मनीष, अभय, अभिषेक, शैलेंद्र, मयंक और पंकज सब कह रहे सर ये उससे हुआ क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने कहा हाँ भाई करा तो हुआ है, कह रहे सर लग रहा था। तो आपको बता देता हूं, कभी भी कोई चीज रिवॉल्व करती है ना ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप किसी साइकिल को मोड़ते हैं तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाता है, फ्रिक्शन लगाता है। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कूलॉम फोर्स लगाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है एक इनफाइनाइट वायर के चारों तरफ एक पर्टिकुलर रेडियस में। वो रेडियस है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर की रेडियस में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, बिल्कुल आवारा हो चुका है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये नहीं, ठीक है, ये वायर है। इस वायर पे जो डेंसिटी है लैम्डा वो 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कई बच्चों को लगता है यार मैथ आ गई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन हमें आती नहीं है। करके तो देखो, 1 मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं है, कच्चा खा जाए सवाल को यार। पर तुम्हारे हिसाब से मैं बहुत धीमे बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कोई भी चीज सर्कुलर मोशन क्यों करती है, देखो क्या क्या गिवन है। रेडियस गिवन है 0.1 मीटर, लैम्डा गिवन है 10⁻⁻⁶। पूछा क्या है, स्पीड, वेलोसिटी पूछी, वेलोसिटी पूछी है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स दिमाग में आ रहा है मेरे, चक्कर काट रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वहीं से भी निकाल सकते हैं। द रिक्वायर्ड centripetal force is provided by wire, positive charge। क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है? यस सर। क्या ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है? यस सर, क्योंकि डेंसिटी पॉजिटिव में है, वो पावर माइनस है, ठीक है, डेंसिटी पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां रखा होगा तो इस बैलेंस को यहां अट्रैक्ट किया होगा। किस फोर्स से? किस फोर्स से अट्रैक्ट किया होगा? तो मैं बोलता हूं, अगर कोई, देखो समझो, अगर कोई एक चार्ज जिस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, मान लो न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, तो अपन कहते हैं Q1Q2/R²। बट यहां पर वायर है, समझ रहे हो, वायर है, और वायर में पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है। फील लो बात का, एक चार्ज होता है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन होता, तो मैं सीधा Q1Q2 लगा देता। पर यहाँ पर कई सारे वायर हैं, यहाँ पर उसकी डेंसिटी गिवन है। ये वायर, ये चार्ज तो मैंने बनाए हैं, बेसिकली क्वेश्चन में तो डेंसिटी गिवन है। तो जो फोर्स लगाएगा वो इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए आपके सामने। चार्ज फोर्स लगाता है दूसरे चार्ज पे, पहला। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है दूसरे चार्ज पे, तो ये दूसरा वाला पार्ट है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है तो उस फोर्स को अपन ऐसे निकालते हैं क्या, ये वहां से आ गया, अरे वो ये यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज इधर हो जाएगा तो F=Q×E। याद करो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है कौन सा फॉर्मूला, Q×E। जब चार्ज फोर्स लगाता है K Q1Q2/R²। यहाँ पर इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाया था, तो Q×E। क्लियर? तो the required centripetal force provided by the wire, तो centripetal force mv²/r वो किसने प्रोवाइड किया, Q×E। हमेशा याद रखो, दोनों बराबर रख दिए जाते हैं, कार्यक्रम हो जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वायर की कितनी होगी, अभी निकाली अपन ने mv²/r। अभी जिस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है
क्या वो लीनियर था? यस सर। इनफाइनाइटली लॉन्ग था? यस सर। क्या वो सारी प्रॉपर्टी यहां पर भी है? यस सर। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या 2 और 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो एक के बन जाएगा, उसकी वैल्यू याद रखना आसान है। समझ में आ रहा है? अच्छा, चार्ज कौन है, कौन चक्कर काट रहा है? इलेक्ट्रॉन भाई साहब। तो क्यू की जगह अपन लिखेंगे ई, ठीक है। एम और आर, अच्छा आर से आर तो निकल लिया ना, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। एम नीचे, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल ई, ये वाला 2 लैम्डा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, इसको तो के लिख दूं मैं, तो 2 ई के अपॉन एम। अब ये v स्क्वायर है तो v कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 के ई लैम्डा अपॉन एम। अब वैल्यू रखते हैं अपन। अब तो मैं लगा सर ये तो रूट में कुछ बहुत बड़ा होगा, कुछ नहीं होगा, हलवा क्वेश्चन है। अभी सवाल करते हैं। रूट की जगह 2, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू की पावर 9, ई मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 31 kg। लैम्डा, क्वेश्चन में लैम्डा के माने 10 to the power minus 6, ये दिखाते हैं 10 to the power minus। इलेक्ट्रॉन का मास वैसे 9.1 होता है, पर क्योंकि रूट में चल रहे हैं और वैसे काफी कैलकुलेशन है तो 9.0 into 10 to the power minus 31 लिख देते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे चार्ज 19 है, सॉरी। देखो ये 9 से 9 कट गया, ऐसा कर सकते हैं राउंड ऑफ अपन, है ना, घबराने वाली बात नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। 9 से 9 कट गया, 1.6 into 2 become 3.2। अब ये 10 to the power 9, 10 to the power minus का 19, 10 to the power minus का 6, और ये भाई सब पलटी करके ऊपर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये दोनों जोड़ो तो 10 to the power 40, और इन दोनों को जोड़ दो 10 to the power minus 25, 10 to the power 50, 10 to the power 50। अब बताओ मुश्किल था आसान? और अगर मैं इस पॉइंट को भी हटा दूं तो यहाँ 14 आ जाएगा, 32 into 10 to the power 40। इसको अपन 8 into 4 into 10 to the power 14, तो 4 का रूट 2। और समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं? ये वैल्यू हो गई आपकी 4 रूट 2, सही है ना? हाँ, इसको 16 इंटू 2 करोगे, 16 इंटू 2 ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये 4 और ये रूट 2 इंटू 10 टू की पावर 7। अब रूट 2 की वैल्यू रख दो तो ये लगभग या यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, ये 5.65 इंटू 10 टू की पावर 7 मीटर पर सेकंड आ जाता है। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मामला है। इस पूरे को नोट डाउन करो और क्वेश्चन की वैरायटी को समझो कि वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ओनली बिकॉज़ ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। पूरा नोट डाउन करो तब तक मैं हवा पानी खा के आया। मजा आ गया, बहुत शानदार हुआ। चलो चलो चलो, और अब आते हैं अपन अपनी सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, हर टॉपिक के अपने न्यूमेरिकल होते हैं, तो प्लीज करते चलिए साथ में, डिले मत करिए, ठीक है। अब अपन संभालते हैं अपना अगला टॉपिक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged conducting sphere. Now two-dimensional objects are introduced. अपन 2D, 3D, 1D, 1D कर लिया अपन ने वायर, अब आते हैं अपन 2D पर, फिर अपन करेंगे 3D के लिए प्लेट वगैरह के लिए। देखो, हाँ, कंडक्टिंग स्फीयर लिया हमने, कंडक्टिंग स्फीयर।
इस पर Q चार्ज, टोटल चार्ज Q है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। मतलब किसी भी छोटे से एरिया को मैं लूंगा, देखो तुम्हारे लिए मैंने बहुत बढ़िया काम किया है। आज मोहल्ले में एक बच्चा घूमता मिल रहा मेरे को ऐसे ही, तो मैंने उसकी का बॉल छीन ली, क्योंकि इस बॉल में मेरे को बहुत सारे अलग अलग कलर के वो देखे शेप, तो मैंने किया यार ये छोटे छोटे एरिया समझने में मजा आएगा। हालांकि वो बाद में बच्चा अपने पापा को ले आया, सल्टा दिया मैंने। तो ये अपना सरफेस है, इस पे हर छोटे छोटे ये डीएस, ये डीएस, अब डीएस लिख रहे हैं ना, डीएल नहीं लिख रहे क्योंकि एरिया आ गया। डीए लिख सकते हो, एस लिख सकते हो। हर जगह पे जो चार्ज है क्यू, डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, हर जगह चार्ज डी क्यू, और पूरे पे चार्ज कितना क्यू, क्योंकि ये कंडक्टिंग है। जैसे ही मैं इसको चार्ज दिया फैल गया पूरे सरफेस पे। तो पूरे सरफेस पे अब एक्चुअल में क्या होता है ना, जब मैं ऐसे बनाता हूँ ना, जब मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था, जब मैं छोटा था, बच्चा था, मासूम नादान, तो मुझको लगता था यार कोई सर्कल है, हालांकि किताब में लिखा था कि स्फीयर है, पर फील नहीं आता था। तो अब ये मान लो ये सब ये है, हर जगह पर चार्ज, ठीक है। अब समझ में आ रहा है 1D है कि 2D है, सर्कल है कि स्फीयर है, क्या है। और हर जगह चार्ज कितना हो गया, डी क्यू, है ना। ये डिस्टेंस आर, हमेशा रेडियस कैपिटल आर, गड़बड़ नहीं है आज के बाद। नाउ वी हैव टू फाइंड the electric field intensity at a distance small r from center. है ना, हेडिंग मिटा दो यार, तुम तो समझदार हो, तुम इसके बार बार छोटी छोटी चीजों की जगह चाहिए डायग्राम में। इलेक्ट्रिक यहां पर पी पॉइंट, क्लियर, बढ़िया। अब ये चार्ज क्या निकल रहा है इसमें से, इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स कहां है सर, फ्लक्स के लिए तो इस पूरे मामला को इस कवर करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस से। तो खुद इतने होशियार लोगों मेरे को बताओ, इस चार्ज को या इस बॉल को कैसे कवर कर सकते हैं, क्यूब से, एक और बॉल से, इससे बड़ी बॉल ले आओ, उसके अंदर इस बॉल को ठूस दो, मतलब डाल दो, तो इसके अंदर से जो फील्ड निकलेगी वो बिल्कुल की बिल्कुल सिमेट्रिकल हो जाएगा मामला। तो मैं इसको एक और स्फीयर से, बढ़िया, जिसकी रेडियस आर है, उससे एनक्लोज करता हूं। दिस इज गॉसियन सरफेस, क्लियर, बहुत बढ़िया, अति। अब इस गॉसियन सरफेस के यहां पर मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ds, एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, समझ रहे हो ना। इसको कवर किया एक और बॉल से, उसका किसी भी पॉइंट पे, जैसे इसका किसी भी पॉइंट पे एरिया परपेंडिकुलर ऐसे 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 होगा, तो उसका इस जगह पर ऐसे ले लिया। अच्छा, अब जो चार्ज है, अब इमेजिन करो इस बॉल के ऊपर एक और बॉल, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, इसकी वजह से ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, और इसके ऊपर जो बॉल है उसका इस जगह पर इलेक्ट्रिक, उसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा। इधर की तरफ जो कवर है, जो इसके ऊपर एक बॉल है, उसका इस साइड एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगी। तो हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं निकल रही है, एरिया वेक्टर भी वैसे ही है, एंगल भाई साहब वो है 0। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्लक्स, phi is equals to E dot ds, phi equals to E dot ds
cos थीटा, where थीटा is 0, तो phi is equals to e dot ds cos 0, इसको ये लिख देना cos 0, ये बताओ। चलो बढ़िया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट अमाउंट में है? यस सर, उसी को फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? व्हाट इज फ्लक्स? फाई क्या है? अकॉर्डिंग टू Gauss law, phi is equals to charge inside upon epsilon naught। अब चार्ज कितना है? अब फिर से वही बात है, चार्ज को निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा dq अपॉन ds। dq क्या है? कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? अभी तो पूरा ही चार्ज एनक्लोज्ड हो गया यहाँ पे, वायर की तरह होगी ना। तो मैं लिखता हूं सिग्मा इज इक्वल्स टू q अपॉन s। पूरा चार्ज पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन से सरफेस पे? उस सरफेस का एरिया लिखना है। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। तो किस सरफेस पर है? इस सरफेस पर है क्या बाहर वाले सरफेस पर? बाहर वाले तो गॉसियन सरफेस है, सिर्फ इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सरफेस कितना है आपका? रेडियस आर के बराबर। रेडियस आर के बराबर, तो इसका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस पार्टी को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू इनसाइड कितना आ जाएगा भैया? या यही लिखिए, नीचे नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे। देयरफॉर इसका मल्टीप्लाई सिग्मा से, तो Q inside is equals to sigma 4 pi r square। क्लियर है भैया? इस वैल्यू को अपन यहाँ लिख सकते हैं। Therefore फ्लक्स इज इक्वल्स टू, ये समेशन जो इन था वो सिग्मा 4 pi r square अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पुट इन इक्वेशन 1 यहाँ, ठीक है? आर तो 5 की जगह पर सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई बाहर, और डीएस भाई साहब अंदर है। अब डीएस क्या है? स्मॉल एलिमेंट ऑफ स्फीयर, है ना, कर्व स्फीयर। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, चलो पहले तो लिख देते हैं, काफी देर हो गई इसको करने। 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल ई टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। बताओ भाई वो कितना होगा? कितना होगा? मल्टीप्लाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसके बाहर जो सरफेस बनाया था, स्फीयर था, वो भी स्फीयर का कर्व सरफेस कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है रेडियस आर। तो ये हो गया अपन का 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आया? ये भाई साहब शहीद हो गए, आर स्क्वायर नीचे आ गया, तो कैपिटल ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर? बढ़िया, मजा आया, ठीक है। अच्छा, कई जगह क्या कहते हैं कि जरा सा ही बाहर लिया है तो ये और ये लगभग बराबर हो गए। कई किताबें क्या देती है कि जो डिस्टेंस लिया है ना ये ना के बराबर है, तो फिर ये कंपेरेबल ना होता है, वो कर सकते हो, कोई इशू आपके ऊपर। अच्छा, ये तो हुआ वेक्टर स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैपिटल ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट आर। किस डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ना इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियस की डायरेक्शन होगी ना। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज वहां बताना भूल गया, यहां भी बता देता हूं। अगर यहाँ पर ये चार्ज, वैसे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे फाइनल हो गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर, बात सुनो मेरे, बाकी क्या आएगी।
अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो ये डायरेक्शन यही इनवर्ट होती, मैग्नीट्यूड यही रहता, मैग्नीट्यूड यही रहता, बट डायरेक्शन डायरेक्टली इनवर्ट। इसी प्रकार से वो जो वायर वाला किया था ना अपन ने, वायर, उसमें डायरेक्शन ऐसे थी ना, ऐसे हो जाती अगर नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स द वायर, जानते हो, ठीक है। चलो फिर बता दिया मैंने, थैंक यू। अभी ये हो गया अपन का आउटसाइड, ये वाला पॉइंट कौन सा था, आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकाली अपन ने, आउटसाइड। कहां पे निकाली, आउटसाइड। कहां पे निकाली, आउटसाइड। एक बात बताओ, चलो अभी बताता हूं तुम्हें, पहले पूरा टॉपिक। अब मैं बात करता हूं सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस, इस बॉल के सरफेस पे निकालना है, इसके सरफेस पे निकालनी है फ्लक्स। तो गॉसियन सरफेस अब कहां लोगे, इसी सरफेस पे। मतलब इस बॉल का सरफेस और गॉसियन सरफेस सेम होगा कि नहीं, आपको यहीं से तो निकालना है, तो गॉसियन सरफेस कहां लेना पड़ेगा, यहीं पे लेना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करता हूं सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मेरा जो गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस होगा एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। ज्यादा मेहनत करनी नहीं है ना, बहुत बढ़िया। आर स्मॉल आर, क्या स्मॉल, ये गॉसियन सरफेस, ये ds यहां हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो, सिंपल। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, कैपिटल E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला उठा के यहां चिपकाया, और ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए, बराबर हो गए तो कट जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया। अच्छा, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अपन सिग्मा की टर्म में आंसर निकाले ही निकाले। अगर मैं सिग्मा की टर्म में आंसर नहीं निकालूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलो, कैपिटल ये आया था अपन का Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, और ये इंटीग्रेशन था ds, इसी फॉर्म में रहना दो चार्ज को। तो ये ds को इंटीग्रेट करके आया 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन भाई साहब को नीचे ले गए, Q एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर प्लस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग किया, r स्क्वायर का k हो गया, ये q हो गया। कुछ याद आया कि q अपॉन r स्क्वायर हो गया, क्योंकि अगर आप इसको दूर से देखोगे तो ये आपको पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा। इस बॉल को तुम 10 किलोमीटर दूर से देखना, ये 1 किलोमीटर दूर से देखना, तो तुम्हें ये चार्ज ऐसे बिखरा हुआ नजर आएगा, छोटा पॉइंट चार्ज। तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, q अपॉन r स्क्वायर। समझ में आया? तो इस फॉर्म में लिखना ज्यादा बेटर है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो पॉइंट चार्ज था कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। वैसे ये भी कई किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये भी वैलिड है, ये भी ज्यादा वैलिड भी है। इसके बेस पर कई सारे क्वेश्चन थे मॉड्यूल में, आपने देख लिया, ठीक है। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है मैक्सिमम, मैक्सिमम। अब बात करते हैं इनसाइड की, इनसाइड द कंडक्टर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सर ये तो आपने बहुत पहले ही अपने वीडियो में बता दिया था, बहुत पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर शून्य। पूछो क्यों? 50 तरीके हैं, मैं बता सकता हूं, तुमको कई सारे तरीके बता दिए। हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अपोजिट वाली के डायरेक्शन से अपोजिट होगा, पहला। दूसरा, चार्ज अंदर कितना है, अंदर ले लो गॉसियन सरफेस को, इधर छोड़, चलो इस वाले कांसेप्ट को, अंदर ले लिया गॉसियन सरफेस, ये डिस्टेंस है r, रेडियस है कैपिटल R, ये ले लिया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज किया, q इनसाइड कितना है,
भैया क्यू इनसाइड कितना है, 0 है कि नहीं, अंदर चार्ज है ही नहीं, सरफेस पे है कंडक्टर के, तो मामला 0 हो गया वहीं पे। तो चाहे डायरेक्ट लिख सकते, ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड सरफेस। अब अपन करने वाले हैं, ये भी उतारने, अपन करने वाले हैं तीसरा सेक्शन। इसका तीसरा सेक्शन कौन सा है? अब अपन एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेने वाले हैं। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोले तो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोले तो ऐसा स्फीयर जिसके अंदर चार्ज डालोगे तो अंदर चार्ज डला रह जाएगा, ऐसा नहीं कि उछल कूद करके बाहर आ गया। ठीक है, तो अब अपन उस टॉपिक को भी पढ़ने जा रहे हैं। वहां पे जाने से पहले जरा अपन एक ग्राफ देख लेते हैं। ये अपन कंडक्टिंग स्फीयर वाला ही ग्राफ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच का है। ठीक है, तो जरा मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई थी अपन की आउटसाइड कितनी आई थी, तो अपन बोल सकते हैं आर के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो आई थी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कहां थी? आउटसाइड। सेंटर पे कितना हो गया था? Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और उस रेस्पेक्ट में बात करूं तो ऊपर आ गया था अपन का आर। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ गया था सरफेस पे, और आउट इनसाइड कितना हो गया था? 0। तो सेंटर, सरफेस और आउटसाइड, सेंटर पे 0 और सरफेस तक की पूरी टर्म 0, अंदर की पूरी टर्म अंदर की तरफ इनसाइड। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर सरफेस पर वो मैक्सिमम है, ये हो गया E इक्वल्स टू K Q अपॉन R, और उसके बाद आउटसाइड जैसे जैसे आते जाओगे 1 अपॉन R के हिसाब से वो R स्क्वायर के हिसाब से घटती जाएगी। तो ये आउटसाइड है E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस का। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं जिस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी नॉन कंडक्टर की वजह से। नॉन कंडक्टर मतलब जैसे रबर की बॉल या प्लास्टिक की बॉल, अंतर कहां पर आएगा वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या बॉल। बता चुका हूं, अगर मैं इस नॉन कंडक्टर को चार्ज देता हूं तो चार्ज के अंदर भी होगा बाहर भी होगा। ठीक, अब मान लो कि मैंने इसको Q चार्ज दिया, Q में से कुछ चार्ज Q/2 सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ चार्ज Q/2 अंदर है बॉल के अंदर। अब मैं यहां पर इस बॉल की वजह से इमेजिन करो, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है इसलिए चार्ज अंदर भी और चार्ज बाहर भी। अब इस पूरी बॉल की वजह से जब मैं बाहर चार्ज निकालूंगा तो कितना चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा इस बॉल का? बताओ, इमेजिन पूरा चार्ज, जो चाहे अंदर है चाहे बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे में से निकल रही है ना। तो जब भी मैं आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा तो पूरी बॉल का पूरा चार्ज एक साथ कंट्रीब्यूट करने वाला है। सरफेस पे निकालूंगा तो तब भी पूरी बॉल का पूरा चार्ज कंट्रीब्यूट करने वाला है। यानी कि यहां पर अपन की डेरिवेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले ये दोनों काम है। ठीक है, पहला काम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड। तो नाउ देयर इज अ बॉल, अंदर भी चार्ज है और बाहर भी चार्ज है, यूनिफॉर्मली हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है Q चार्ज, है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो वॉल्यूम क्यों आया, कि चार्ज सिर्फ सरफेस पर नहीं है जो अपन सरफेस एरिया ले, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में। तो वी हैव टू कंसीडर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो।
एंड वेयर चार्ज dq अपॉन dv। तो अपन इसको रो इज इक्वल टू q अपॉन v भी लिखेंगे, क्योंकि वो पूरा चार्ज अगर मैं आउटसाइड निकालता हूं यहाँ पे p पॉइंट, ये और पास में लेते हैं p पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया r। समझ रहे हो बात को? डिस्टेंस कितना हो गया r। इसको जो मैं कवर करने के लिए गॉसियन सरफेस लेने वाला हूं, उस गॉसियन सरफेस पे कितना चार्ज है इनक्लोज्ड है? सर पूरा q चार्ज। कितना चार्ज? इस बॉल के ऊपर मैं एक बड़ी बॉल लगा देता हूं, तो उस बड़ी वाली बॉल यानी कि गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया? जितना चार्ज इस बॉल पे है जो कि q है। तो पूरा चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं अपन यहाँ पर? कायदे की बात, देखो इस वाले वॉल्यूम की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस के आने से पहले भी चार्ज का डेंसिटी तो थी ना यार। तो रो क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। इसकी रेडियस है कैपिटल आर। कितनी है इसकी रेडियस? कैपिटल आर। ये इसकी रेडियस है, ठीक है। तो इस कैपिटल आर रेडियस में ये पूरा चार्ज फैला हुआ है। तो हमने ये वाला वॉल्यूम इसका ले लिया। यहाँ पे क्यू कितना आ जाएगा अपन का? रो इंटू 4/3 पाई आर एनक्लोज्ड चार्ज। क्यू इनसाइड भी बोल सकते हैं। अब जहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मैं वहां पे एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करता हूं। उल्टा सीधा बड़ा थोड़ा समझ लेना है। ये गॉसियन सरफेस इमेजिन किया जो कि r डिस्टेंस पर है। नाउ फ्लक्स फाई टू E डॉट ds वेक्टर, इधर छोटा सा एरिया ds, उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर जगह परपेंडिकुलर आउटवर्ड। मेरे ख्याल से अब तक ये तुम्हें इमेजिनेशन क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा तो फिर सुन लो। इसको कवर करने के लिए जो भी बॉल लूंगा, इन चार्जेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको काटते हुए निकलेगी। क्यों ले रहे हैं गॉसियन सरफेस? ताकि फ्लक्स समझ सके अपन। तो अपन ने इसको एनक्लोज किया। इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड टुडिंग बाहर जा रही है, और जिस पॉइंट से बाहर जा रही है उस पॉइंट का एरिया वेक्टर भी वैसे ही जा रहा होगा। इधर से जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसको कवर करने वाले गॉसियन सरफेस का उधर एरिया वेक्टर भी ऐसे। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 तुम्हारे नंबरों के बराबर। कितना एंगल? cos 0। समझ रहे हो ना क्या चल रहा है? अब फ्लक्स इक्वल्स टू cos 0 1 हो गया, E बाहर आ जाएगा और ds। अब बात करते हैं फ्लक्स की। तो फ्लक्स हो जाता है q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट E डॉट ds। ठीक है। अब अंदर चार्ज कितना है ये लिख सकते हैं कि नहीं अपन? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि q इनसाइड को मैं q ही ले लूं। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरा चार्ज जो एनक्लोज्ड है वो q ही है। q डाला था पूरा चार्ज अपन ने, जो चार्ज डाला उसका अमाउंट कितना? q। वही चार्ज अंदर स्टेबलिश्ड है। तो एक फॉर्म तो ये है जो मैं लिख रहा हूं, q की जगह q एप्सिलॉन नॉट E और ds 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। Why we use small r स्क्वायर? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r स्क्वायर है। इसका अपन सरफेस एरिया निकालना है। अच्छा, कई लोग कहेंगे कि सर कैपिटल R स्क्वायर ले लीजिए, कि चार्ज तो बेसिकली वहां पर ही है। तो अपन दोनों में से कोई एक सिचुएशन को यहाँ कंसीडर करना चाहते हैं कि अपन कैपिटल R की फॉर्म में लिखें कि स्मॉल r की फॉर्म में लिखें। तो जो अपन का क्लोज सरफेस होता है, ये इस पर फोकस करो। ये इंटीग्रेशन का क्लोज का मतलब, बोले का मतलब है क्लोज। क्लोज सरफेस कौन सा? ये वाला। तो इसका डिस्टेंस दिया जाएगा r। हमेशा समझ में आया? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैपिटल R लेना है कि स्मॉल r लेना है। तो ये इंटीग्रेशन कर किसका रहे वो लेना। ठीक है, ये हो गया।
अब इसको यहां लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो गया, तो आप K Q अपॉन R स्क्वायर, ये वही आ गया ना सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और चार्ज कंडक्टर स्फीयर की वजह से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इमेजिन कर रहा मैं क्या कह रहा हूं, मान लो ये प्लास्टिक की बॉल, एक सेकंड होल्ड करो, एक रबर की बॉल और एक मेटल की बॉल, ये मान लो मेटल की बॉल है, मेटल की बॉल है और ये रबर की बॉल है, ठीक है। इन दोनों पे चार्ज Q और Q है, ठीक है। मेटल की बॉल की खासियत क्या है कि सारा चार्ज इसकी सरफेस पर है, रबर की बॉल की खासियत क्या है, इसमें चार्ज अंदर भी है और चार्ज बाहर भी है। इमेजिन करो इसमें चार्ज सिर्फ सरफेस पर है, इसमें अंदर और बाहर दोनों है। अगर मैं कहता हूं ये दोनों बॉल ऐसे रखी हुई है मेरे हाथ में दाएं बाएं, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यहां से डिस्टेंस R, यहां से डिस्टेंस R, क्या दोनों का बराबर बराबर, दोनों के अंदर चार्ज बराबर है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर रहेगी? यस सर, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है और दोनों के अंदर Q बराबर है। तो चाहे चार्ज कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड निकालनी है और चार्ज बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आती है, और अगर सरफेस पे निकालनी हो तो भी सेम आती है। अंतर किस चीज का पड़ेगा पता है क्लास? इसके अंदर चार्ज नहीं था, कंडक्टर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर 0 हो गई थी, बट इसके अंदर चार्ज है, रबर की बॉल है, अंदर भी चार्ज है, तो इसके अंदर 0 नहीं होगी। तो होप सो ये समझ में आया आपके कि मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अमाउंट पॉइंट चार्ज की वजह से आया, क्योंकि आप दूर से देखोगे तो ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज ही तो लग रहा है, दूर से देखोगे आप अपने घर से देखोगे छोटा सा चार्ज दिखाई दे रहा है, तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, पर ले तो नहीं सकते। तो अपन को अपनी डेरिवेशन को यहां से थोड़ा सा चेंज करना है। देखो क्या करना, अब Q इनसाइड को क्या लिखना है, ये क्यों किया है समझ में आ रहा है, समझाने के लिए किया है कि चाहे नॉन कंडक्टर हो चाहे कंडक्टर हो, आउटसाइड निकालेंगे सेम आएगा, पर अपन का एग्जैक्ट आंसर क्या है वहां पे चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, इतना, इस वैल्यू को यहां लिख लो, समेशन U in अपॉन एप्सिलॉन नॉट E डॉट ds। अब ये हो गया 4 सॉरी पहले रो, फिर 4/3 पाई R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट E डॉट ds, E और ds। अब ds क्या है, स्मॉल एलिमेंट एरिया, किसका, गॉसियन सरफेस का, ठीक है। तो रो 4/3 पाई R क्यूब एप्सिलॉन नॉट E, टोटल सरफेस, ये ऐसे काम करते हैं, बार बार थोड़ा लिखेंगे, 4 पाई R स्क्वायर। अब इसका तो सरफेस एरिया लेंगे ना, सरफेस एरिया तो ले लिया 4 पाई R स्क्वायर, डिस्टेंस R, 4 पाई से 4 और पाई कट गए, R स्क्वायर नीचे आ गया, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब स्मॉल r स्क्वायर। This is electric field intensity outside. This is our exact formula. Outside 1 upon R square है, डिस्टेंस बढ़ाते हुए घटती चली जाएगी, समझ में आया? आप बुक में देखोगे आपको ये मिल जाएगा, इसका डायरेक्शन भी हो जाएगा ना रेडियली आउटवर्ड, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, यूनिट भी लगानी है। तो ये समझ में आएगा, नॉन कंडक्टर है तो अगर लॉजिकली देखेंगे तो पॉइंट चार्ज की जैसा नॉन कंडक्टर कंडक्टर सेम, बट अगर बिल्कुल मैथमेटिकली देखेंगे दिस इज द फार्मूला। क्या पे डिपेंड कर रहा है, रो पर, वॉल्यूम डेंसिटी पर, वॉल्यूम डेंसिटी ज्यादा पर यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अपन की ज्यादा। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे कहूं कि सरफेस पर निकाल लो, तो सारा चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर। इसी वाले पॉइंट को अगर अपन आगे बढ़ाएं कि हम सरफेस पे निकालें, तो अपन को गॉसियन सरफेस भी कहां लेना पड़ेगा, सरफेस पे लेना पड़ेगा। बोलो हाँ।
तो सरफेस का गॉसियन सरफेस लूंगा तो आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर नहीं हो जाएगा क्या? यस सर। तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं क्या? यस सर। रो 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, स्मॉल आर को आर स्क्वायर, ई इक्वल्स टू 1/3 रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। उम्मीद है समझ में आया। ठीक है, या कई जगह क्या कर देते हैं, इस आर को स्मॉल आर लिख देते हैं, तो ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली आर, मतलब डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है कहां? सरफेस पे, है ना। अब बात करते हैं अपन इनसाइड। अब आता है थोड़ा सा दिमाग को चलाने वाला काम, क्योंकि यहां पे आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, वो हो सकता है आती हो गई लोगों को। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चल, बड़ा सा गोला बनाया अपन ने, इस पूरे गोले पे अंदर, सरफेस पर, बाहर, सरफेस पर और अंदर हर जगह अपन ने चार्ज को डाला हुआ है। टोटल चार्ज क्यू पटका, और वो क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ध्यान से सुन लो, पूरे सरफेस पर डाला चार्ज क्यू, वो क्यू चार्ज पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मेरे को अंदर, अच्छा इसका रेडियस मेरे को कहां निकालना है? मेरे को मान के चलो स्मॉल आर डिस्टेंस यहां तक हो गई, यहां पे निकालना है। बात समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? मेरे को अंदर कहां निकालना, तो अंदर मान लो मेरे को यहां निकालना है। ये वो जगह है जहां पर मेरे को फ्लक्स निकालना है। तो ये बताओ, फ्लक्स के लिए जो चार्ज अंदर है वही तो कंट्रीब्यूट करेगा, उसी में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको क्रॉस करके जाएगी, तब फ्लक्स बनेगा। तो मेरे को क्या है, बाहर वाले चार्ज से लेना देना है? नहीं। तो सवाल ये है कि इसके अंदर जो चार्ज है डी क्यू या समेशन क्यू इनसाइड, वो कितना है? ये पॉइंट है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो सब स्टेप तो आप उनको पता है, सीधा सीधा मुद्दा कहां फटेगा? फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड में। तो अब अपन का मुद्दा रहेगा कि साहब क्यू इनसाइड कितना है? पूरे सरफेस पे चार्ज क्यू, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज क्यू, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज? तो बचपन में जो करते थे वही करो, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में चार्ज है क्यू, सही बात। ये पूरे वॉल्यूम में, यहां से लेके यहां तक का वॉल्यूम का रेडियस आर, तो पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज? क्यू। तो पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज? तो मैं बोल सकता हूं क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अपन को कितने वॉल्यूम में चाहिए? तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इसका रेडियस तो स्मॉल आर है, एक बॉल के अंदर छोटी बॉल, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना? तो समझ में आ रहा है, इस पूरी वैल्यू का मल्टीप्लाई इस वैल्यू से हो जाएगा। वही वाला हिसाब है, 2 आम 5 रुपए के, तो 3 आम कितने रुपए के? तो पर आम का अपन हिसाब निकाल लेते थे। 1 मीटर क्यूब में इतना चार्ज है, तो इतने मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा? तो लिख दूंगा क्यू 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। समझ में आया? मान के चलो कि वैल्यू, इनको वैल्यू का फॉर्म में लो तो फील आ जाएगा तुमको कि 5 मीटर क्यूब में 2 कूलम चार्ज था, तो 1 मीटर क्यूब में कितना हो गया? तो 2/5। तो अब मेरे से कोई पूछे कि 10 मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे। 1 मीटर क्यूब में इतना चार्ज है, 10 में कितना होगा? तो 2/5 × 10। अब याद करो, ये एग्जांपल से तुम्हें डेंसिटी समझाई थी मैंने आज, फ्लैशबैक करके देख लेना। तो अब हमने यही किया है कि साहब पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज, तो 1 मीटर क्यूब में इतना चार्ज, तो इतने मीटर क्यूब में कितना, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4/3 से 4/3 कट गया,
चार्ज अंदर कितना चार्ज आया, पूरे चार्ज का आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। दिस इज आवर एनक्लोज चार्ज। इसको अपन डायरेक्टली लिख, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अब आपके समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके दिमाग में समझ में आ चुका है कि आपको चार्ज कितना लेना है। तो अब देखो फ्लक्स पे आ जाओ, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डीएस। वही करना है, यहाँ पर एक एरिया वेक्टर ले लिया, डायरेक्शन ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, फाई ठीक है 0 हो गया, मतलब छोटे मोटे कार्यों कर लिया। फाई इक्वल्स टू, अच्छी तरह लिखते हैं जल्दी की चीज, फाई ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस cos 0 फाई ई बाहर लिया, इस स्टेप में खेल लेते ना यहाँ, समेशन q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू e ds। समझ में आया ना, q इनसाइड निकालना जरूरी क्यों है। जैसे आपके पूरे घर में q चार्ज है तो आपके कमरे में कितना चार्ज हो, अगर सब जगह बराबर बराबर है तो वही काम करेंगे जो मैंने किया है। तो q इनसाइड अपन का हो गया q आर क्यू कैपिटल आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, e की जगह e। अब किसका क्लोज इंटीग्रल करना है, गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस की करते हैं, गॉसियन सरफेस का स्मॉल एरिया कितना है ds, पूरा एरिया कितना हो जाएगा अपन का, सॉरी गॉसियन सरफेस बाहर वाला नहीं है, सॉरी गॉसियन सरफेस तो अपने अंदर वाले हैं, इनसाइड चल रहा है ना मामला भी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर गॉसियन सरफेस, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आर क्यूब आर स्क्वायर हो गया, ऊपर एक आर बचेगा, तो ई यही रह जाएगा क्यू, एक आर ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाले भाई साहब आर क्यूब नीचे। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हो क्लियर, वेरी। इसको अपन रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या, बताओ। हाँ लिख सकते हैं सर, क्योंकि रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब था, तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्यू इज इक्वल्स टू रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, बिल्कुल। तो अपन यहां पर इस क्यूब की जगह फिर से लिख सकते हैं, ठीक है, रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 4 से 4, पाई से पाई, आर क्यूब से आर क्यूब, इज इक्वल्स टू 1/3, ये वाला 3 रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट into R. This is our electric field intensity inside. तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के? यस सर। देखो बुक्स, पढ़ो बुक्स को, हर बुक को पढ़ा करो। ये भी फॉर्मूला है, ये के वाले की टर्म्स में आ गया, के क्यू आर अपॉन कैपिटल, ये रो की फॉर्म में है। ये फॉर्म ज्यादा एक्यूरेट है, अभी बताया था आपको लास्ट टाइम। तो अगर मैं नॉन कंडक्टर की बात करूं, ये बता लीजिए आपकी डेरिवेशन पूरी होगी। अगर मैं एक नॉन कंडक्टर की बात कर रहा हूं यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ, वो फॉर्मूला है, इनसाइड जो है वो फॉर्मूला है 1/3 रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है। सरफेस पर 1/3 रो एप्सिलॉन नॉट आर, वही कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाहर की तरफ वही था, के क्यू अपॉन आर क्यूब की फॉर्म में, और रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो उसमें 1 अपॉन आर के उसमें था, आर स्क्वायर था नीचे। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये हो गया सेंटर। इसको अगर आप 0 रखो, आर क्या था, आर
सेंटर से डिस्टेंस था गॉसियन सरफेस का। अगर मैं सेंटर पे निकालूंगा तो ये r कितना हो जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पर r को 0 रखता हूं तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। मगर सेंटर से जैसे जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, सरफेस की साइड जा रहा हूँ, अंदर ही, इनसाइड ही, तो E और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब सेंटर पे 0 है, पर सेंटर से जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज का अमाउंट बढ़ता है। सेंटर पे चार्ज 0, सेंटर से जरा सा बाहर आया चार्ज ही चार्ज, और बाहर आया और चार्ज, और बाहर आया और चार्ज। तो जैसे जैसे मैं बाहर आ रहा हूँ चार्ज बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन। ये हो गया सरफेस। तो ये E प्रोपोर्शनल टू R, ये इनसाइड की कहानी है, और सरफेस से जब बाहर आओगे आप तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसका आउटसाइड की कहानी। तो ये आपकी हुई डेरिवेशन समाप्त। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे 0 होती है, बाहर जाते जाओगे प्रोपोर्शनलिटी से बढ़ती चली जाएगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज अपन ने 3 एप्लीकेशन करी गॉस लॉ की, तीनों बड़ी ही काम की थी, और अब बची अपन की 2 एप्लीकेशन जो इसके जस्ट बैक टू बैक आपके पास आ रही है। जब तक इसको पढ़िए, किताब में से जरूर देखिए, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको कॉपी करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाए। बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स आपको मिलते चले जा रहे हैं। 11th क्लास भी हमने स्टार्ट कर दी है। तो थैंक यू सो मच चैनल देखने के लिए। थोड़ी देर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।